मॉर्निंग बच्चों, क्या आपका मेमोरियल CBSE स्कूल बुधवार आपको स्वागत करता है। तो पिछले कक्षा में हम निदा फाजली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है। तो आज आधुनिक काल के यहाँ जिन लोगों का जीवन देखकर लेखक जी निदा फाजली, ठीक है, निदा फाजली कहते हैं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब दूसरों के दुख में भाग लेने वाले लोग आज इस आधुनिक युग में नहीं है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। तो जिस तरह था, तो उसके लिए उन्होंने क्या करता है, यहूदियों का राजा सुलेमान का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। वह राजा सिर्फ मानव जाति का ही नहीं था, मानव जाति का राजा नहीं था, तो पूरे इस धरती पर जीने वाले हर एक जीव का राजा था। इसका अर्थ क्या होता है कि तो सभी हर एक जीव, ठीक है, हर एक जीवी का भाषा उन्होंने समझता था, ठीक है। तो ऐसे अनेक उदाहरण लेकर कवि हमें यह समझाने के लिए कोशिश की है बच्चों, ठीक है। और धरती पर भेदभाव करने वाले लोगों को भी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इधर समझाने के लिए कोशिश की है। मतलब उधर क्या होता है, एक व्यक्ति कुत्ते को बहुत दुत्कारता है, मतलब तिरस्कार करते हुए उन्होंने क्या करता है, कुत्ते को बहुत डांटता है। तो उस समय कुत्ता उसे वापस जवाब देता है, जिस तरह जवाब देता है उसे उन्होंने एक उदाहरण लेते ही और एक पद्य लेकर उससे उन्होंने क्या करते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ तक हम चर्चा किए थे बच्चों। आइए, तो पिछले कक्षा में क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी को मुद्दत तक रोते रहे, ठीक है। तो कुत्ते की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत दिनों तक, ठीक है, रोते रहा। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यहाँ तक हम देख लिए बच्चों, ठीक है। आइए देखेंगे आगे निदा लेखक जी निदा फाजली क्या कहना चाहते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई, वजूद मतलब अस्तित्व में, दुनिया की रचना जिस तरह हुई, वजूद, ठीक है, अस्तित्व, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। देख ले, दुनिया के बारे में अपने आप को उन्होंने कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न पूछते हैं, पहले किस देखो, दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, वजूद मतलब अस्तित्व, मतलब दुनिया की रचना जिस तरह हुई और किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। बिंदु, ठीक है, मतलब कहां से, बिंदु बोलते हैं ना, पॉइंट, हाँ। किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। देखो, संसार मतलब यही दुनिया, जगत, संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन संसार, इस दुनिया की रचना कैसे हो गई है छोड़ दो, लेकिन धरती की एक ही नहीं है।
धरती की रचना मतलब धरती एक से नहीं बनी। तो धरती की रचना, धरती मतलब वही भूमि, ठीक है, इसकी रचना सिर्फ एक से नहीं हुई है। तो उनके लिए मतलब यह धरती और मनुष्य के अलावा मतलब धरती की रचना किससे बनी है, ठीक है। उदाहरण के लिए पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। तो इस तरह अनेक वस्तु हो या जीव हो, ठीक है, ऐसे अनेक चीजों से क्या हुआ है, यह धरती बना है। इन सभी का बराबर हिस्सा है। हिस्सा मतलब भाग। इस धरती पर जीने का मानव का जिस तरह अधिकार है, उसी तरह इन सभी का भी क्या है, अधिकार है, ಬರಾಬರ್ ಹಿಸ್ಸಾ है। मतलब ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮಾನವ, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र, इन सभी का क्या है, बराबर एक ही हिस्सा है। हिस्सा मतलब भाग, हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। देखो तो इन सभीयों से, ठीक है, मानव क्या है, बुद्धिमान है। इन सभी में से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन है, मानव है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। तो उन्होंने इसमें यहाँ तक मेरा हिस्सा है, ठीक है, ये तो मेरा जगह है, इस तरह उन्होंने क्या किया है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दिया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। लेखक जी कहते हैं जब यह धरती बना उस समय यह पूरा संसार मतलब पूरा दुनिया एक परिवार के समान था, फैमिली, ठीक है, एक परिवार के समान था। अब क्या हुआ है, टुकड़ों में बांटकर, बांटना मतलब ಹಂಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತರಹ ಇತ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ। ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ। बांटना मतलब हंचू कहते हैं। अब टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। दालान बराबर, आंगन का अर्थ आगे दिए हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आंगन, अंगड़ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಳ, वही। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, सही है। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। तो पहले क्या करते थे, इस दुनिया के सभी लोग एक परिवार जैसे रहते थे, ठीक है, एक परिवार की तरह वे जीवन बिताते थे। लेकिन दिन जिस तरह बिताते हैं उसी तरह वे क्या किए, वो पूरा मतलब यह पूरा धरती टुकड़ों में क्या हुआ, बांट गया। समझ में आ रहे ना। तो आगे क्या हुआ, पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। मिलजुल कर रहना मतलब एक जैसे, सभी मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। छोटे छोटे डिब्बे में, डब्बा, बॉक्स, ठीक है, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है, सही है। तो पहले ऐसा ही था, सभी मतलब जॉइंट फैमिली बोलते हैं ना, वही सभी भाई भाइयों में क्या करते थे, एक ही घर में सभी मिलकर जीवन बिताते थे। उस समय बड़ा घर, घर के सामने बड़ा एक आंगन है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। वे क्या किए हैं, सभी एक एक घर बनवा कर क्या किए हैं, अपने अपने घर में जीवन बिताते हैं। तो इसलिए लेखक जी क्या कहते हैं, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकना शुरू कर दिया है। आबादी मतलब जनसंख्या,
बढ़ती हुई आबादी, मतलब आज दिन क्या हुआ है, हमारे देश की जनसंख्या क्या हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या हो रहा है, समुद्र को पीछे सरकना शुरू कर दिया है। समुद्र मतलब ये समुद्र को उन्होंने क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। मतलब तो जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है, तो उसका लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए ना, हाँ? रहने के लिए प्लेस। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं बच्चों, वन मतलब जंगलों का भी नाश हो रहा है। उसके लिए एक कारण यही है, आबादी, जनसंख्या। ठीक है, मतलब मनुष्य रहने के लिए या जगह के प्लेस स्थल के लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, जंगलों का नाश कर रहा है। अब घर बनवाने के लिए शुरू किए तो जहां उन्होंने घर बनवाने के लिए तैयार है, उधर एक पेड़ हो तो क्या करना, पेड़ को काट देना। समझ में रहे ना। तो इसी तरह जंगलों का नाश हो रहा है। तो इसलिए लेखक जी कहते हैं कि इस आबादी से क्या हो रहा है, लोग समुद्र को पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं देखो, आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। वही कहा ना मैं उदाहरण, पेड़ पौधों को उन्होंने काटने लगा है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण मतलब तो इस काल में क्या हुआ है, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन, मालिन्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, वायु मालिन्य, शब्द मालिन्य, इस तरह फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को, प्रदूषण से क्या हो रहा है, पंछियां अपने बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बस्ती मतलब और रहने के स्थान, जगह, घोंसला बोलते ना, नेस्ट, गूಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರದೂಷಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು दूर ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। ठीक है, देखो विनाश लीला, विनाश मतलब नाश, विनाश होना बोलते ना, नाश। बारूदी, बारूद मतलब बॉम्ब बोलते हैं ना, बॉम्ब। ठीक है, इसी तरह तो युद्ध में उपयोग करते हैं ना, शत्रु सेना पर उपयोग करते रहते हैं बॉम्ब, वही। तो क्या हुआ है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। तो बारूदों का मतलब बॉम्ब का हम जितना प्रयोग करते हैं उतना क्या होता है, पर्यावरण नाश हो जाता है, प्रदूषण बढ़ता है उससे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से, बारूदों की उपयोगिता से, ठीक है, वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। सताना मतलब चिढ़ाना, पीड़िसुವುದು ಅಥವಾ ಕಾಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठीक है, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, समझ में रहे ना। तो क्या हो रहा है, कहा मैंने आपको बच्चों, मनुष्य रहने के लिए या जगह के लिए उन्होंने क्या कर रहा है, जंगलों का नाश कर रहा है। पेड़ पौधे नाश हुए तो क्या होता है, बरसात कम होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गर्मी बढ़ता है। बरसात नहीं हुआ तो रेन, बरसात ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡುಗಳ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। तो इसलिए यह देखकर लेखक जी कहते हैं, अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसात है। बरसात बेवक्त मतलब तो समय पर बरसात न होना,
ಸಮಯ ಪರ ಬರಸಾತ್ ನ ಹೋಣ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬೇವಕ್ತ್, वक्त मतलब समय, बेवक्त मतलब तो बर्बाद समय, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, बेवक्त की बरसातें, समय पर बरसात न होने का। जलजले और सैलाब, मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, जलजले या सैलाब। सैलाब इसका अर्थ बाढ़, फ्लड बोलते हैं ना। सैलाब, फ्लड, बाढ़, फ्लड, तूफान, और नित नए रोग मानव और प्रकृति के किसी संतुलन के परिणाम है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, रोज एक एक नए नए रोग क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ये सब प्रकृति के इसी संतुलन के परिणाम हो रहे हैं। संतुलन मतलब बैलेंस। तो इस तरह हुए तो समय पर बरसात न होना, ठीक है, और गर्मी ज्यादा होना, ठीक है, ये बाढ़ आना, ये तो क्या है, सभी प्रकृति का संतुलन नहीं है। तो उससे क्या होता है, अनेक रोज एक न एक नए नए रोग जन्म लेते हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर वही पर्यावरण, ठीक है। तो नेचर की सहन शक्ति मतलब सहन करने की शक्ति, शक्ति, सहन करने का शक्ति। नेचर मतलब पर्यावरण की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हर एक विषय को सहन कर लेना, हर एक व्यक्ति का सहन करने की शक्ति हर एक व्यक्ति को रहता है। उसी तरह पर्यावरण को भी है, समझ में रहे ना। जब तक होता है तब तक सहन कर लेता है, उसके लिए भी क्या है, एक सीमा होती है। सीमा मतलब बॉर्डर, समझ में रहे ना। वही लेखक जी कहते हैं सहन शक्ति की एक सीमा होती है। सीमा मतलब बॉर्डर। मनुष्य ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। तो उसी तरह क्या होता है, इधर नेचर की मतलब पर्यावरण की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, ठीक है। और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। देखो इधर क्या कहते हैं लेखक जी, पर्यावरण को भी क्या होते हैं, सहन शक्ति की एक सीमा होती है। पर्यावरण मतलब नेचर, ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना, नमूना मतलब मॉडल, ठीक है, प्रतिकृति, मॉडल बोलते हैं ना। मॉडल, गुस्से का एक प्रतिकृति कुछ साल पहले बंबई मतलब मुंबई में देखने को मिला। जिस तरह प्रकृति को सहन शक्ति, ठीक है, सहन शक्ति की सीमा जिस तरह होती है, तो उसे सहन शक्ति है, हम कुछ किए तो भी चलता है। तो ऐसे एक भावना से हमें प्रकृति या पर्यावरण को हम धोखा देने के लिए शुरू किए तो वो भी सहन कर लेता है। कहाँ तक, एक सीमा तक। तो वह पूरा होने के बाद वो भी सहन नहीं कर सकता, नेचर भी। तो उसके लिए एक उदाहरण करते हैं उन्होंने, यह देखने के लिए हमें कहाँ मिला था, मुंबई में, देखो। और नेचर के गुस्से का, गुस्सा मतलब क्रोध, गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी मतलब मुंबई में रहने वाले लोग
तो वह नमूना मतलब वह प्रतिकृति मॉडल इतना डरावना था कि डरावना डरना मतलब भय डरावना अंजिसु ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। देखो इधर ऐसा हुआ कि वे लोग तो उससे डर कर अपने अपने पूजा स्थल में जाकर मतलब भगवान के मंदिर में जाकर क्या करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। ठीक है, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। देखो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर मतलब कुछ दिनों से, ठीक है, कई सालों से ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर, धकेलना मतलब पीटना, पीटना मतलब मारना होता है, धकेलना मतलब दुखसूद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। धकेल कर उसकी जमीन को हत्या कर रहे थे। समुद्र को उन्होंने धकेल कर क्या कर रहे थे, समुद्र की जगह को या जमीन को वश में ले रहे थे। ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕಡೆ ದೂಕಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಸಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಲ್ಡರ್। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था, तो उनकी यह काम से, तो ऐसे बड़े लोगों की बिल्डरों से काम से समुद्र, ठीक है, बेचारा समुद्र क्या कर रहा था, लगातार सिमटता जा रहा था, मतलब उसका विशाल रूप क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था। समझ में रहे ना, मतलब उसकी जगह को उन्होंने क्या कर रहे थे, वश में ले रहे थे। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, टांगे मतलब पैर, पहले पहले वह क्या किया, समुद्र अपनी फैली हुई टांगे समेटी, मतलब वे लोगों की उस काम से वो समुद्र अपने पैर या पांव फैलाकर आराम से जीवन बिता रहा था। तो उन लोगों की काम से वह क्या किया, तो अपनी पैर समेट लिया, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತನ್ನ ಚಾಚಿದ ಕಾಲನ್ನ ಮಡಿಚಿಕೊಂಡಿತು। फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो अखड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। देखो इधर कैसा हुआ, तो पहले क्या किया, समुद्र अपने टांगे मतलब पैर समेट ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಜಗವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒತ್ತುವುದು। ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಒತ್ತು, ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಜಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ರಿ, ಇದರ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಗ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಹೌದ್ರೆ। तो इस तरह करते समय वो क्या किया, पहले अपना टांगे समेटी और उसके बाद समेट कर बैठ गया, ठीक है, फिर जगह कम पड़ी, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी, खड़ा होना मतलब एद्दु निल्लो, तो कहते हैं उदाहरण, यही तो क्या है, समुद्र की प्रशंसा कर रहे लेखक जी ने, ठीक है, तो हम समझ लेना है ऐसा। अब वो खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। देख लो, कभी कहते हैं जितना बड़ा होता है, तो कोई भी हो, जो जितना बड़ा होता है ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता। जो जितना लोग जितने बड़े होते हैं तो उनको उतना ही कम गुस्सा आता है, यदि गुस्सा आया तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ। सेम रोकना मुश्किल होता है, और यही हुआ, वहां भी यही हुआ।
उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ती हुई 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। तो यह देखकर, ठीक है, तो बार बार वह पहले से क्या कर रहा था, सहन कर ले रहा था समुद्र। तो देख देख कर क्या हुआ, एक दिन रात, देख लो, उसने एक रात अपनी लहरों पर, लहरें अलेಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अपनी लहरों पर दौड़ती हुई 3 जहाजों को उठाकर, 3 बड़े बड़े जहाजों, जहाज मतलब बोट, बड़े बड़े जहाजों को उठाकर क्या किया, बच्चों की गेंद की तरह, गेंद मतलब बॉल, बच्चे जिस तरह गेंद खेलते समय बॉल इधर उधर फेंकते हैं, उसी तरह समुद्र क्या किया, तो 3 बड़े बड़े जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿನ ತರಹ ಮಕ್ಕಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರಲ್ರಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 3 ಬೋಟುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। फेंक दिया, एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आ गिरा। देखो, तो फेंक देने से तीनों बोट कहां कहां आकर गिर गए। तो एक वर्ली के समुद्र, वर्ली मतलब मुंबई का एक उपनगर, वर्ली मुंबई का एक उपनगर, एक जहाज आकर तो उसके किनारे गिरा। दूसरा बांद्रा में, काटर रोड के सामने दूसरा, ठीक है, वो बांद्रा है तो क्या है, मुंबई रेलवे स्टेशन है, मुंबई का एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन बांद्रा में, काटर रोड के सामने औंधे मुंह। और तीसरा, दूसरा कहा, पहला कहा गिरा आकर एक वर्ली के समुद्र, मतलब वो मुंबई का एक उपनगर था, वहां आकर गिरा। और दूसरा बांद्रा रेलवे स्टेशन के रोड पर आ गिरा। ठीक है, तो गिरने पर उसकी हालत कैसी थी, देखो औंधे मुंह मतलब मुंह या सिर नीचे किया हो, मुंह या सिर नीचे किया हो। ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು। ಒಂದೇನೈತ್ರಿ, ಮುಂಬೈದ ಉಪನಗರ ವರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತು, ಎರಡನೇದು ಅದೊಂದು ಮುಂಬೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಂದ್ರಾ, ಅದ್ರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತು। ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು। देखो इधर बांद्रा में काटर रोड के सामने औंध मुंह। और तीसरा गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश। दूसरा, तीसरा कहां पड़ा था, गेट ऑफ इंडिया, महाद्वार के सामने आकर पड़ा था, वो टूट फूट कर, तो पूरा उसका नाश हुआ था। नजारा मतलब सुंदर दृश्य, सैलानी, सैलानी मतलब पर्यटक, पर्यटक मतलब यात्री, प्रवास करते ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश, वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका। देखे तो उधर आकर तो पूरा उसका नाश हो गया, मतलब टूट फूट कर पूरा टूट गया, मुर्द बिಟ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ मुर्द ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೌದ್ರಿ। तो सभी यात्री लोग क्या किए, इससे यह सुंदर दृश्य देख लिए। सैलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश में, ठीक है, फिर से चलने फिरने के काबिल न हो सका। काबिल मतलब लायक। तो उसका हालत ऐसा हुआ कि
तो वह तीसरा बोट उधर आकर गिर गया, तो पूरा टूट कर गिर गया उधर। सभी यात्री लोग देखने पर भी, ठीक है, तो उसके बावजूद बहुत सारे कोशिश किए तो भी वो चलने के लिए लायक न हुआ। ಅದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತು। ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಬೋಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पूरा उसका नाश हो गए। तो इस तरह समुद्र क्या किया, गुस्से में तीनों बोटों को फेंक दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे आगे समुद्र को। ठीक है, मतलब प्रकृति को गुस्सा आया तो रोकने के लिए नहीं होता, उसके लिए लेखक जी यह उदाहरण लेकर हमें समझाते हैं। देखेंगे बच्चों लेखक जी और प्रकृति का क्या स्वभाव हमें समझाते हैं, यह सब आगे के विषय हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।